गुड इवनिंग स्टूडेंट। दिल्ली कोचिंग कोरबा के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं, जिसका नाम है जाति जनगणना या कास्ट सेंसस, या आप इसे कास्ट इनमरेशन भी कह सकते हैं। ये टॉपिक इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत सालों बाद एक प्रक्रिया हमारी जनगणना में अपनाई जा रही है। आगामी पीएससी परीक्षाएं, यूपीएससी परीक्षाएं एवं जितने भी इंटरव्यू होंगे उनमें ये टॉपिक से प्रश्न आना बहुत हद तक संभावित नज़र आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जाति जनगणना है क्या? तो देखिए, आप लोगों को पता होगा कि हर 10 सालों में हमारे देश में जनगणना होती है, 10 साल में, है ना। जैसे पिछले बार जनगणना हुई थी 2011 में, उसके बाद 2021 में होनी थी लेकिन कोरोना की वजह से नहीं हो पाई थी। इसके पीछे जाएँ तो 1991 में भी हुई थी, 1981 में भी हुई थी। तो ये जो 10-10 साल में जो जनगणना देश की होती है, इसमें अभी तक जाति जनगणना शुरू नहीं हुई थी। यानी कि अंग्रेजी शासनकाल में तो शुरू हुई थी, लेकिन 1951 से लेकर के अभी तक जाति जनगणना नहीं हुई थी। तो जाति जनगणना में क्या किया जाएगा कि सारे के सारे जो 4 कैटेगरी होती है, जनरल कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, एससी कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी, इनमें जो जातियां शामिल हैं उन जातियों का भी डाटा जुटाया जाएगा, है ना। अभी तक एसटी और एससी, ये 2 की ही जातियों की जानकारी मांगी जाती थी और उसको भी पब्लिश नहीं किया जाता था, खाली ये बताया जाता था कि एसटी कितने हैं और एससी कितने हैं। अब सभी जातियों के विस्तार से डिटेल जानकारी आपको प्रोवाइड की जाएगी। ये फैसला 30 अप्रैल 2025 में लिया गया। कैबिनेट कमेटी की बैठक में यह फैसला लिया गया और फैसला लेने के बाद इसकी घोषणा अश्विनी वैष्णव यानी कि हमारे रेल मंत्री ने की। तो यह घोषणा यह बताती है कि सरकार सामाजिक न्याय को लेकर के काफ़ी संवेदनशील है और इसके क्या प्रॉस एंड कॉन्स हो सकते हैं, उन सब पर भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। फिलहाल हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जातीय जनगणना का इतिहास। तो सबसे पहले अंग्रेजी शासनकाल में एक गवर्नर जनरल थे, लॉर्ड मेयो। इन्होंने 1871 में जनगणना को इंडिया में प्रॉपर जनगणना की शुरुआत की थी और उसमें जाति के आंकड़े भी लिए जाते थे। बट इसमें पूरे इंडिया का जो समकालीन इंडिया उस समय था, उस पूरे इंडिया का एक साथ डाटा नहीं जुटाया जा सका था। इस वजह से ये जनगणना शुरू तो हुई थी लेकिन आधिकारिक जनगणना ऐसे नहीं कहा जाता। पहली आधिकारिक जनगणना 1881 में हुई थी। उस समय हमारे गवर्नर थे रिपन, लॉर्ड रिपन। तो इसमें भी जाति के आंकड़े जुटाए गए थे। ओके, उसके बाद 1891 में भी जनगणना हुई, 1901 में भी हुई। 1901 में जो जनगणना हुई उसमें जातियों को पेशे, वर्ण के आधार पर वर्गीकृत किया गया और कुल 1642 जातियों की पहचान की गई। उसके बाद 1931 में भी जातिगत जनगणना हुई और 4147 जातियों की पहचान की गई। 1941 में जातिगत जनगणना हुई तो सही, लेकिन इसके आंकड़े प्रकाशित नहीं हुए क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। उसके बाद 1946 में जो भारत का कैबिनेट बना, इसके सामने भी ये प्रश्न आया कि जातिगत गणना की जाए कि नहीं, तो उन्होंने इसे नकार दिया। उनका कहना था कि यह एक विभाजनकारी तत्व साबित हो सकता है और देर सवेर इससे भारत को नुकसान हो सकता है। तो आज़ादी के बाद से लेकर के 1951 में जो पहली जनगणना हुई थी उसमें केवल एसटी एससी के ही डाटा जुटाए गए थे, क्योंकि उस समय रिजर्वेशन में एसटी एससी की भूमिका थी, तो इसलिए एसटी एससी की डाटा रखने ज़रूरी थे। लेकिन 1951 से लेकर के 2011 तक जातिगत जनगणना नहीं हुई। जातिगत जनगणना का एक प्रयास 2011 में हुआ था, उसके बारे में भी मैं आगे चर्चा करूँगा। तो 2011 में सामाजिक आर्थिक जनगणना के आधार पर एक अलग से जनगणना करवाई गई थी और उसमें पता चला था कि लगभग 46 लाख जातियां हमारे भारत में हैं। तो एक ये अंतिम डाटा है जिसको प्रकाशित नहीं किया गया था। इसे 2014 के बाद इसकी रिपोर्ट आई थी, परंतु ये अभी तक पब्लिश नहीं हुए हैं। तो महसूस हो रहा था कि एक जातिगत जनगणना की आवश्यकता है। हर पार्टी दबाव भी डाल रही थी, तो इस वजह से अंततः यह तय किया गया कि अब अगली जनगणना जो होगी
उसमें जातिगत जनगणना भी शामिल की जाएगी। एक बात यहाँ ध्यान रखने वाली ये है कि हमारा जो सर्कल है जनगणना का वो अब बदल जाएगा। जैसे अभी तक जो सर्कल चलता था वो चलता था 2011 से 2021 होना चाहिए था, 2021 से 2031 होना चाहिए था। तो चूँकि 2021 में कोरोना की वजह से नहीं हो पाया था, जनगणना नहीं हो पाई थी, इसलिए अब 2025 में शायद सितंबर से शुरू होगी और 2026 के लास्ट तक इसका डाटा आएगा। तो ये मान के चलिए कि अब हर 10 सालों बाद, यानी 2035 में अगली जनगणना होगी, उसके बाद 2045 में अगली जनगणना होगी, फिर 2055 में, यानी अब ये सर्कल बदल गया। अब इस नए सर्कल के हिसाब से जनगणना तय की जाएगी या जनगणना की जाएगी। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। 2011 की जो जनगणना हुई थी उसमें एससी और एसटी के क्या डाटा प्राप्त हुए थे। ये डाटा प्राप्त हुआ था कि जो एससी है उसमें 1270 जातियाँ हैं और भारत में उनकी संख्या 16.6% है। जो एसटी है वो 748 जातियां हैं और भारत में उनकी जनसंख्या है 8.6%। तो एसटी एससी के डाटा तो थे लेकिन जातियों के डाटा नहीं थे। और 2011 की जनगणना में कुल 29 कॉलम थे, 29 कॉलम, जिसके बारे में कुछ प्रश्न पूछा गया था, जैसे नाम, परिवार के मुखिया से रिश्ता, लिंग, उम्र, वैवाहिक स्थिति, विवाह के समय आयु, धर्म एसटी है या एससी है ना। पहले तो खाली एसटी या एससी पूछा जाता था क्या, लेकिन अब उसमें ये भी पूछा जाएगा कि सभी जातियों की एसटी में कौन सी जाति में है, एसटी में कौन सी जाति में, वगैरह वगैरह। डिसेबिलिटी पूछा गया था, मातृभाषा वगैरह। इस बार में ऐसा कोई आधिकारिक ऐलान तो नहीं हुआ है, लेकिन संभवतः जो 2020 में थोड़ी बहुत जानकारी दी गई थी उसके हिसाब से इस बार 31 कॉलम सोचे गए थे, लेकिन अब चूँकि जाति जनगणना भी शामिल कर दिया गया तो हो सकता है कि कॉलम को और बढ़ा दिया जाए। ठीक है, अब आते हैं जनगणना एक्ट 1948 क्या है। ये एक एक्ट बना था 1948 में, इसी के नियमों के हिसाब से जनगणना होती है। तो चूँकि इस बार जातीय जनगणना शामिल हुई है तो अब इसमें संशोधन करना होगा, यानी ये एक समझ लीजिए औपचारिक होगा कि संसद में एक बिल लाया जाएगा, सिंपल बिल होगा और उसमें जनगणना एक्ट में चेंजेस होगा और हर पार्टी चूँकि इसका सपोर्ट कर रही है यानी इस बिल को ध्वनि मत से ही पारित कर दिया जाएगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आते हैं जातीय जनगणना से लाभ क्या होगा और नुकसान क्या होगा। तो देखिए, जातीय जनगणना से जो लाभ बताया जा रहा है वो ये बताया जा रहा है कि पहला तो सटीक आंकड़े मिलेंगे, यानी हर जाति का हमें पूरा आंकड़ा प्राप्त होगा। तो अगर किसी जाति का आंकड़ा प्राप्त होगा तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि उनकी समस्याएं क्या है, उनकी संख्या कम हो रही है या बढ़ रही है, किन जगहों पर उनकी संख्या कम हो रही है, किन जगहों पर उनकी संख्या बढ़ रही है, आज़ादी के बाद से लेकर अभी तक उनमें क्या परिवर्तन आया है। तो एक तो सटीक आंकड़े मिल जाएंगे, है ना। दूसरा सामाजिक न्याय का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कोई जाति की में जो लोग हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन सामाजिक पद जो हमारे सरकारी पद हैं या जो सेवाएं हैं उनमें उनकी भूमिका कम है, तो उसके हिसाब से उनके लिए रिजर्वेशन वगैरह की व्यवस्था की जाएगी या योजनाओं में उनकी भूमिका बढ़ाई जाएगी। तो सामाजिक न्याय इस आधार पर भी दिया जा सकता है कि संबंधित जाति की जो उपस्थिति है उसके हिसाब से संबंधित जाति को सरकारी सेवाओं में या अन्य प्रकार की सेवाओं में से वंचित रखा गया है ना। तो ये दो है। तीसरा ये है कि देखिए, आप लोग को पता होगा कि 2026 में डिलिमिटेशन यानी कि परिसीमन किया जाना है। तो परिसीमन करने के से पहले देश की आबादी सटीक तरीके से पता होना चाहिए। हालांकि देखिए, ये जो परिसीमन है ये जातीय जनगणना का ही लाभ नहीं है, ये नॉर्मल जनगणना का भी लाभ के तौर पे आप देख सकते हैं कि परिसीमन करना है तो परिसीमन करने से पहले देश में जितनी जनसंख्या है, किस राज्य में कितनी जनसंख्या है, ये सब पता होना चाहिए। ये सब पता होगा तो फिर जातीय जनगणना या फिर सामान्य जनगणना के बाद एक परिसीमन होगा और राज्यों में लोकसभा एवं विधानसभा की सीटों की संख्या में वृद्धि हो सकती है। तो इस पॉइंट ऑफ से भी देखिए तो बहुत अनिवार्य हो चुका है परिसीमन करना, है ना। एक फ़ायदा और बताया जा रहा है जातीय जनगणना का कि क्या है कि अभी जो राज्य होते हैं वो अलग अलग प्रकार के सर्वे करवा रहे हैं, क्योंकि सेंट्रल एक्चुअली देखिए जनगणना जो है केंद्र का मुद्दा है ना, यानी जनगणना केवल केंद्र ही करवा सकती है। लेकिन कई राज्य जैसे कि तेलंगाना है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, इन्होंने अपने यहाँ पर सर्वे करवाया है, जातिगत सर्वे, ताकि वो अपने यहाँ की योजनाओं वगैरह में उस संबंधित जाति को लाभ दे सके, है ना। तो वैसे सर्वे बहुत सारे हुए हैं,
तो इन सर्वे की वजह से एक समस्या खड़ी आ गई है कि इस प्रकार के सर्वे होते रहेंगे तो कोई जाति किसी राज्य में लाभान्वित होगी, किसी अन्य राज्य में लाभान्वित नहीं होगी, राज्य में की सेवाओं में लाभान्वित होगी लेकिन केंद्र की सेवाओं में लाभान्वित नहीं होगी। तो ऐसी समस्याएं आ सकती है। तो इस वजह से ज़रूरी है कि एक ओवरऑल सर्वे हो जिसको सभी राज्य मान्य करे, फिर अलग से किसी राज्य को सर्वे कराने की आवश्यकता ना पड़े, है ना। एक बात और भी है कि आप लोग को याद होगा कि शायद सितंबर 2023 में एक बिल लाया गया था, महिला आरक्षण 33%, यानी कि महिलाओं को संसद में 33% आरक्षण दिया जाएगा। तो फिर उसके लिए भी पहले महिलाओं की सटीक संख्या पता होना ज़रूरी है। तो ये जनगणना और जातिगत जनगणना दोनों के बहुत प्रकार के लाभ हैं। नुकसान की बात करें तो सबसे पहला नुकसान तो ये जो माना जाता है कि यह हमारे देश की एकता के लिए खतरा माना जा सकता है, क्योंकि हमारे देश में लगातार यह प्रयास किया जा रहा है कि लोग जाति से ऊपर उठ कर के देश हित पर कार्य करें, लोगों को अपनी जाति बताने की आवश्यकता न पड़े, जाति की पहचान से हट करके राष्ट्र की पहचान के तौर पे वे सामने आए। लेकिन अगर हर व्यक्ति अपनी जाति को अभी भी नहीं भूल पाएगा और उसके आंकड़े सरकार को देगा, सरकार भी जातियों के आंकड़ों को प्रकाशित करेगी, तो एक प्रकार से यह एक विभाजनकारी भी हो सकता है। यही सोच करके संविधान निर्माताओं ने इस जाति जनगणना को शामिल नहीं किया था। दूसरा, जाति जनगणना के नुकसान में ये भी कहा जा रहा है कि यह एक राजनीतिक षड्यंत्र भी कह सकते हैं, या षड्यंत्र कहकर अगर आप थोड़े सरल शब्दों में कहना चाहें तो आप कह सकते हैं कि राजनीतिक दांवपेच के तौर पर इसे देखा जा सकता है। एक्चुअली क्या है कि सभी पार्टियां एक मत से जाति जनगणना का समर्थन कर रही हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं ये भी बात सामने आती है कि हर पार्टी अपने वोट बैंक को निर्धारित करना चाहती है, उस वोट बैंक को फोकस करके नीतियाँ बनाना चाहती है, या अपनी कैंपेन पॉलिसी, चुनाव में जो कैंपेन किए जाते हैं वो पॉलिसीज बनाना चाहती है। तो इस वजह से उनके लिए ज़रूरी हो गया है कि जातिगत जनगणना हो और उसमें जिस जाति का बहुमत हो उस जाति को लेकर के वे फिर अपना चुनावी कैंपेन को और बल देंगे। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है अगर जातिगत जनगणना के आंकड़ों के साथ इस प्रकार की चीज़ें होती है तो, है ना। एक जाति जनगणना का नुकसान ये भी हो सकता है कि अगर हर जाति के आंकड़े प्राप्त होने लगेंगे और हर जाति अपने संख्या के हिसाब से अपने लिए अधिकार मांगने लगेगी, और सरकारी सेवाओं में यदि हर जाति अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करना चाहेगी या अन्य प्रकार की योजनाओं में भी, तो सरकार के लिए कोई ऐसी व्यवस्था नहीं हो पाएगी जिसमें हर जाति को प्रसन्न किया जा सके, क्योंकि हमारे देश में 46 लाख से अधिक जातियां हो चुकी है। अब हर जाति के बारे में विचार करना, हर जाति को कुछ न कुछ देना, यह संभव नहीं है। तो उस प्रकार वर्तमान की जो व्यवस्था बनी हुई है जनरल, ST SC OBC, उससे ऊपर हट कर के जाति व्यवस्था हमारे देश में को खंड खंड कर सकती है, और इससे बाद में केंद्र या राज्य सरकारों के लिए बड़ी ही दिक्कतें आ सकती है, बड़ी परेशानियां हो सकती हैं। एक किसी यहाँ तक ये भी कहा जा रहा है कि देखिए, ये जो मैंने बात कही कि विभाजनकारी हो सकती हैं या एकता में खतरा हो सकता है, ये आप नुकसान में ज़रूर लिखेंगे, लेकिन एक आप मिला जुला हुआ अपना आइडिया भी देंगे कि देखिए 1951 से लेकर के 2011 तक जाति जनगणना नहीं हुई, या अभी तक ले लीजिए 2025 तक जाति जनगणना नहीं हुई, लेकिन फिर भी हमारे देश में जातीय भेद चले आ रहे हैं। हमारे देश में आज भी ऊंच नीच जैसी भावनाएं बनी हुई है, बहुत हद तक कम भी हुई हैं, लेकिन कुछ हद तक बनी भी हुई हैं। तो इस वजह से ये कह देना कि जाति जनगणना न होने से यह जब ख़त्म हो जाएगा, तो ये तब ख़त्म नहीं हो पाया है। तो क्या पता जाति जनगणना होने से, जातिगत आंकड़े आने से, कुछ योजनाएं बनने से, कुछ व्यवस्थाएं सुनिश्चित होने से जाति जो भेदभाव है उसको कम करने में भी मदद मिले। तो यह हम भविष्य पर छोड़ देते हैं। फिलहाल यह तो तय है कि अब हमारे देश में 2025-26 में जो जनगणना होगी वह जाति जनगणना और सामान्य जनगणना दोनों एक साथ होगी। हालांकि कई प्रकार की चुनौतियों का सामना भी करना पड़ेगा क्योंकि हमारे देश की आबादी अब संभावित 146 करोड़ तक मानी जा रही है।
तो इतनी बड़ी जनसंख्या का डाटा जुगाड़ना और उसके हिसाब से कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना यह एक समस्या हो सकती है। पर माना जा रहा है कि इस बार की जनगणना पूरी तरह से डिजिटल मोड में होने वाली है ना। डिजिटल मोड में होने वाली है, इसके लिए एप्लीकेशन बनाया जाएगा और सेल्फ फिलिंग का भी ऑप्शन होगा कि आप खुद से भी उस पर अपना डाटा दे सकते हैं। तो मोबाइल ऐप के माध्यम से और डिजिटल तरीके से इस बार यह जनसंख्या करवाई जाएगी और ST/ST का कॉलम तो जोड़ा ही जाएगा निश्चित रूप से, और लगभग 30 लाख कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के बारे में सोचा जा रहा है। तो अब यह एक अलग टॉपिक होगा जिस पर वीडियो बनाया जा सकेगा कि आगामी जातीय जनगणना के लिए क्या निर्णय लिए गए हैं और उस पर क्या क्या कार्य हो रहे हैं। तो आज के इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। आप इस वीडियो से जुड़ा कोई डायमेंशन जिस पर आप जानना चाहते हैं उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो मैं उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा, जिससे आप अपना आंसर लिख सकते हैं। जय हिंद।